नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम हमारे नए टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो एटम के बारे में है। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आप मेरे साथ बने रहिए। इस टॉपिक के अंदर क्या परिणाम निकलते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं और लास्ट में हमें क्या क्या सवाल मिलते हैं, उनके लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और यदि आपको दोस्तों वीडियो कंटेंट पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो दोस्तों मेरे बेल आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों यदि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। यदि आपको कंटेंट पसंद नहीं आता है दोस्तों, कंटेंट में कोई कमी आपको लग रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए कि सर ये कमी है, इसमें आप सुधार कीजिए, तो मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना के लाऊंगा। तो दोस्तों आज हमारे इस टॉपिक की ओर चलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल या रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड आए दोस्तों। उन्होंने परमाणु के बारे में अपने विचार दिए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने गोल्ड फॉइल ली दोस्तों, बहुत ही पतली पन्नी, सोने की बहुत ही पतली पन्नी ली और उस पतली पन्नी के ऊपर दोस्तों अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा पार्टिकल्स की उन्होंने एक बीम डाली और इस बीम के बाद में जो परिणाम प्राप्त हुए उनको नोट किया दोस्तों कई बार सवाल ये आता है कि ये जो अल्फा कण है वो कहां से प्राप्त किए गए। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है दोस्तों, ये लेड का एक बॉक्स है जिसके अंदर रेडियम रखा हुआ है दोस्तों। उस रेडियम के द्वारा ही अल्फा कण प्रोड्यूस हो रहे हैं। समझ रहे दोस्तों आप, इस लेड बॉक्स के अंदर जो रेडियम रखा हुआ है उस रेडियम के द्वारा ही अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो दोस्तों इस लेड बॉक्स के अंदर से जो रेडियम है उन्होंने अल्फा कण निकाला बाहर और ये बीम के थ्रू इस गोल्ड फॉइल के से टकराती है। गोल्ड फॉइल के ऊपर हमने बौछार करवाई तो हमें क्या परिणाम प्राप्त हुए। ये जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर के अंदर दोस्तों, ये क्या है, ये जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS से लेपित एक पर्दा है दोस्तों। वर्ताकार एक पर्दा है, सर्कुलर के अंदर एक पर्दा इसके अंदर लगाया हुआ है और गोल्ड फॉइल के ऊपर जैसे अल्फा कण टकराते हैं दोस्तों, तो टकराने के बाद में कई अल्फा कण आर पार निकल रहे हैं दोस्तों। देखो यानी ये स्पॉट्स बन रहे हैं ना दोस्तों, ये स्पॉट्स किसके हैं, अल्फा पार्टिकल्स के। ये यहां पर भी स्पॉट आ रहा है दोस्तों, एक यहां पर स्पॉट आ रहा है दोस्तों, एक यहां पर स्पॉट आ रहा है। तो उन्होंने क्या परिणाम निकाले दोस्तों, क्या निष्कर्ष निकाले, क्या इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बीम डाली गई और बीम डालने के बाद दोस्तों क्या हुआ, रदरफोर्ड के साथ में और कौन थे दोस्तों, उसके विद्यार्थी थे। एक तो हेसे गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, उनके साथ में ये प्रयोग उन्होंने किया था और सोने की पतली पन्नी के ऊपर उन्होंने बौछार करवाई थी। ये देखिए दोस्तों, ये बौछार करवाई और अल्फा कणों के टकराने से ये कण क्या हुए, प्रकीर्णित हुए, यानी कि कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर गए। और जिंक सल्फाइड से लेपित जो वर्ताकार अपनी स्क्रीन थी उसके ऊपर जाकर के आयनित हुए, यानी कि उन्होंने स्फोट पैदा किया। और उससे फिर परिणाम क्या निकले दोस्तों, परिणाम ये निकले अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए बाहर निकल गए, यानी कि आर पार निकल गए। उस सोने की पतली पन्नी में से बहुत सारे अल्फा कण क्या हुए, आर पार ही निकल गए दोस्तों। इस प्रकार से ये देखो आर पार निकल रहा है दोस्तों, देख रहे हो आप, ये वाला ये आर पार निकल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए, यानी कि कुछ अल्फा कण अपना थोड़ा सा कोण विक्षेपित किया उन्होंने और बाहर निकल गए दोस्तों। कैसे देखो, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों, कुछ अल्फा कण देखिए इधर विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ अल्फा कण इधर विक्षेपित हो रहे हैं दोस्तों। कुछ कम कोण पर वो विक्षेपित हो गए दोस्तों। अब कुछ अल्फा कण ऐसे थे दोस्तों, 20,000 में से एक, 20,000 में से एक अल्फा कण क्या था, वापस पीछे की ओर लौटता है दोस्तों। जैसे तोप का गोला होता है, तोप को जब चलाते हैं तो गोला तो आगे की ओर और तोप होती है पीछे की ओर। उसी प्रकार से अल्फा कण भी
वहां से टकरा करके तोप के समान पीछे की ओर धकेलते हुए वापस आ जाता है दोस्तों। यानी कि इसका जो विक्षेपण था दोस्तों वो लगभग 180 डिग्री पर ये विक्षेपण था। यानी कि 180 जानते हो आप, सीधा लीनियर गया और लीनियर वापस आ गया दोस्तों। तो कुछ अल्फा कण थोड़ा सा ज्यादा विक्षेपित हो गए। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, इस प्रयोग के दौरान क्या क्या हुआ, कुछ अल्फा कण ज्यादातर आर पार निकल गए, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए, कुछ अल्फा कण थोड़ा सा ज्यादा विक्षेपण हुआ और 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट करके आ गया। तोप से जब गोला निकलता है, गोला निकलने के बाद जब तोप पीछे की ओर आती है, उस प्रकार से वो अल्फा कण वापस आ गया। और इससे हमारे पास क्या परिणाम निकले दोस्तों, परमाणु संरचना के लिए क्या परिणाम प्राप्त हुए। पहला परिणाम दोस्तों, परमाणु जो होता है उसका ज्यादातर भाग खोखला होता है दोस्तों। ज्यादातर भाग क्या होता है दोस्तों, खोखला होता है। दूसरा, कुछ कण विक्षेपित हुए और वो किस कारण में दोस्तों, देखिए दोस्तों रदरफोर्ड ने बताया था कि नाभिक जो होता है वो छोटे से भाग में संकेंद्रित होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज था दोस्तों। इस पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये अपना गोल्ड का क्या है, एटम है दोस्तों, और यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। यदि कोई अल्फा कण यहां से गुजरेगा तो दोस्तों आर पार निकल जाएगा, यहां से गुजरेगा दोस्तों आर पार निकल जाएगा, क्योंकि अल्फा कणों पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा कणों पर भी पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, और आपके इस नाभिक के ऊपर भी दोस्तों पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव के बीच में क्या होता है दोस्तों, प्रतिकर्षण होता है, दूर भागते हैं एक दूसरे से। तो जो दूर हैं वो तो प्रतिकर्षण बल महसूस नहीं करते हैं, इसलिए आर पार निकल जाते हैं दोस्तों, और कुछ उसके पास में से आते हैं वो कुछ कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर उन्होंने कुछ प्रतिकर्षण का अनुभव किया है जिससे वो अपने दिशा से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। और जो अल्फा कण इसके बीचों बीच में टकराया लगभग 20,000 में से एक, वो वापस दोस्तों पीछे की ओर 180 डिग्री के विक्षेपण के साथ वापस चला गया। इस प्रकार से यहां पर ये परिणाम प्राप्त हुए, और इस परिणाम से उन्होंने अपना एक मॉडल दिया दोस्तों। और ये मॉडल क्या दिया, उन्होंने बताया दोस्तों कि सबसे पहले कि जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या जो होती है वो 10⁻⁻10 मीटर, लेकिन जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या और भी छोटी होती है, 10⁻⁻15 मीटर दोस्तों। यदि हम 5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर परिधि का यदि हम कोई एटम माने, तो एक क्रिकेट की जो बॉल होती है दोस्तों, उस बॉल जितना ही क्या होता है, नाभिक होता है। उसकी त्रिज्या उस बॉल की जैसी होती है। नाभिक यानी कितना होगा, 5 किलोमीटर आप क्या लो, परिधि का एक वृत्त ले लो और उसके अंदर एक बीचों बीच के अंदर क्रिकेट की बॉल रख दो, उतना ही होता है न्यूक्लियस या नाभिक दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने बताया कि मॉडल के अंदर क्या है, मॉडल के अंदर उन्होंने बताया कि जो परमाणु का धनावेश भाग होता है, एटम का जो कैटायनिक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो छोटे से भाग में, यानी कि ये जो आपका परमाणु इस छोटे से भाग में संकेंद्रित होता है। संकेंद्रित का मतलब है सेंटर में होता है, वो उस सेंटर के अंदर उसका आयतन वो घेरे हुए रखता है, यानी कि बहुत ही छोटा पार्ट है दोस्तों। नाभिक एटम का बहुत ही छोटा पार्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होते हैं इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों वो नाभिक से बंधे हुए होते हैं, और वो भी किसके द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा। अब आप सोच सकते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, तो दोनों के बीच में क्या होगा दोस्तों, अट्रैक्शन होगा। इस नाभिक के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन उनसे बंधे हुए होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके फेलर्स हैं, यानी कि ये फेल क्यों हो गया, रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों हुआ। मेन इसका रीजन पहले था कि मैक्सवेल का जो विकिरण सिद्धांत था उसको ये नहीं समझा पाया। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो विभिन्न प्रकार की बामर श्रेणी और लाइमन श्रेणी, इस प्रकार की श्रेणियां बनती है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती है,
उनके बारे में वो कोई भी चीज स्पष्ट नहीं कर सका कि ये विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं पैदा कहां से हुई, प्रोड्यूस कहां से हुई। दो मेन फेलर्स हैं रदरफोर्ड के, आप याद रखिएगा। एक तो मैक्सवेल का विकिरण सिद्धांत वो नहीं समझा पाया था, दूसरा उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती है, उनको वो नहीं समझा पाया दोस्तों। तो आप समझ लीजिए फेलर्स कहां से आया। मैं बताता हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं दोस्तों। ऋणावेशित होने के कारण ये धनावेशित नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और दोनों के मध्य आकर्षण बल होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि वो आकर्षण के कारण उसके अंदर गिर जाना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, क्योंकि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन का वेग चेंज करते हैं दोस्तों, किसी भी मैक्सवेल ने बताया कि जब भी आप किसी आवेशित कण का वेग बदलते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। आप भी जानते हैं किसी भी वस्तु का यदि वेग बदलता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो उस वेग को बदलते ही जो आवेशित कण होगा वो क्या करेगा, अपने विद्युत चुंबकीय विकिरणों के द्वारा अपनी एनर्जी को लूज करेगा, अपनी एनर्जी को बाहर निकालेगा और लास्ट में क्या होगा, इस प्रकार से सर्पिलाकार गति करते हुए वो नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। यानी मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक आवेशित कण है। इसके अंदर यदि वेग बदल दिया जाए तो वो क्या करेगा, लगातार एनर्जी का लूज करते हुए और इस नाभिक के अंदर गिरे जाएगा। अब इस प्रकार की जो चीज है रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि भाई ये क्यों हुआ। यदि हम इलेक्ट्रॉन का वेग बदलते हैं और वो अंदर गिर जाएगा तो इस सिद्धांत को वो नहीं समझा पाए। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण दिया इसका कि इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगता है उसको संतुलित करता है कौन, अपकेंद्रीय बल। कौन करता है, नाभिक के द्वारा जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है वो उसको संतुलित कर देता है। लेकिन यहां पर जो चीज है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आवेशित कण है, उसका वेग बदल दिया जाए, त्वरण उत्पन्न होगा और वो लगातार ऊर्जा का ह्रास करते हुए नाभिक में गिर जाएगा। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। तो यहां पर रदरफोर्ड फेल हो जाता है दोस्तों। ये पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, पढ़ लीजिए आप। मैक्सवेल के विकिरण सिद्धांत से आवेशित कण त्वरित होता है तो वह विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अतः इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा तथा धीरे धीरे नाभिक के निकट आ जाएगा और सर्पिल गति करते हुए नाभिक में गिरे जाएगा। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, नाभिक जो होता है वो बिल्कुल स्टेबल एक मैटर है, स्टेबल है। परमाणु क्या है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो रदरफोर्ड मैक्सवेल के सिद्धांत को नहीं समझा पाया। दूसरा मैंने भी बताया था आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो प्रोड्यूस कहां से हुई, उनका अस्तित्व कहां से आया, इसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई बातचीत नहीं की, उसको वो नहीं समझा पाया। तो मैंने तीन चीज यहां पर क्लियर करवा दी है दोस्तों। पहला, रदरफोर्ड ने किस प्रकार से अपना स्कैटरिंग मॉडल दिया, उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकले, उसमें क्या परिणाम प्राप्त हुए, और लास्ट में बताया कि उन्होंने अपना मॉडल किस प्रकार से दिया और उसके फेलर्स हो गए दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि जब तक हम किसी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि ये टॉपिक हमें समझ में आया है या नहीं आया। और यदि आप टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों तो आपके जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएगा। आपके दिमाग के अंदर इस चीज को फिट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के दौरान अल्फा कण कहां से प्राप्त किए। तो दोस्तों मैंने शुरू में जब ये मॉडल शुरू किया था उस समय बताया था कि लेड बॉक्स होता है। क्या होता है दोस्तों, लेड का बॉक्स, और उसके अंदर रेडियम पड़ा है दोस्तों। क्या पड़ा है, रेडियम। उस रेडियम के द्वारा ही कौन प्रोड्यूस होता है दोस्तों, अल्फा कण। कौन प्रोड्यूस होता है दोस्तों, अल्फा कण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसका जवाब कौन सा होगा दोस्तों, रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी मानी गई है। तो दोस्तों मैंने कहा था 10⁻⁻10 मीटर हम एटम की त्रिज्या मानते हैं यहां पर, और 10⁻⁻15 मीटर यहां पर नाभिक की त्रिज्या मानते हैं, न्यूक्लियस की त्रिज्या मानते हैं। यानी 5 किलोमीटर वर्ग की परिधि का कोई क्षेत्र है, वहां पर यदि बीचों बीच हम क्रिकेट की बॉल रख दें उतना ही नाभिक होता है दोस्तों। तो उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर। ये कई बार ICR जेट में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से चक्कर लगाता है।
तो हमारे पास आयताकार, अंडाकार, वर्गाकार नहीं दोस्तों, हमारा सवाल का जवाब है वर्ताकार। वर्त के अनुसार वो चक्कर लगाता, सर्कुलर मोशन में वो चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20,000 में से अल्फा कण पीछे की ओर लौटा, उसका विक्षेपण कोण कितना होगा? यानी 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आया था दोस्तों, तो उसका विक्षेपण कोण यानी कि जिस दिशा में गया उसी दिशा में वो वापस आ गया, यदि उसी दिशा में वापस आता है तो वो कोण माना जाता है दोस्तों 180 डिग्री का। नॉट 90, 90 इतना होता है दोस्तों, यहां से ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, और 120 ऐसे जाएगा, और 145 ऐसे जाएगा। 45 कितना जाएगा? ऐसे। तो यदि वो वहां से जा रहा है तो ऐसे वापस आ जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है। अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से आर पार निकल जाते हैं, इससे परमाणु के लिए क्या निष्कर्ष निकला? तो पहला है हमारे पास परमाणु भरा हुआ होता है। सोचिए दोस्तों, परमाणु भरा हुआ होता है? नहीं दोस्तों, मैंने कहा था परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, तभी तो वो आर पार निकल गए, नहीं तो वापस टकरा कर विक्षेपित होते। परमाणु का 1/3 भाग भरा होता है, ये भी गलत है। परमाणु का 1/6 भाग भरा होता है, ये भी गलत है। परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, केवल छोटे से आयतन में नाभिक संकेंद्रित होता है। तो दोस्तों, यदि ये 5 क्वेश्चन थे, इन 5 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा। और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और मैं आपके लिए इसी प्रकार के केमिस्ट्री की वीडियो लाता रहूंगा। यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे टॉपिक के हम शानदार कंटेंट तैयार करके आपके पास भिजवाएंगे। तो दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें इसी प्रकार से आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू दोस्तों।